जनार्दन कोहली ने जैसे ही भीड़ में मौजूद लोगों के मुंह से ये सुना कि अब उन्हें विराज का इंट्रोडक्शन देना है, तो उनका चेहरा ऑकवर्ड स्टेट में चला गया था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो विराज से पहले ही परिचित हैं। जल्द ही उन्हें याद आ गया कि विराज वही लड़का है जिसने कुछ समय पहले हॉस्पिटल में उनका बेड हथिया लिया था, जब वो अपने टॉन्सिल्स का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने गए थे। और जनार्दन कोहली ने नर्स के बिहेवियर पर अपना डिससैटिस्फैक्शन भी जाहिर किया था। हालांकि ये सब जनार्दन कोहली ने सभी के सामने नहीं रखा, क्योंकि ये सारी बातें बताने की थोड़ी होती है। ऊपर से अब तक तो विराज ये सारी बातें भूल भी चुका होगा, ऐसा जनार्दन कोहली को लग रहा था। अगर विराज जिंदल एक आम इंसान होता तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन इस लड़के के पास तो 1000 करोड़ रुपए थे। इससे साफ साफ पता चलता है कि उसका बैकग्राउंड और उसकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़का किसी बहुत बड़े इंसान का बेटा हो और अब्रॉड से पढ़ाई करने के बाद मुंबई में अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा हो। भला ऐसे इंसान को जनार्दन कोहली ऑफेंड कैसे कर सकते थे, बल्कि वो तो ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहते थे। मिस्टर, अब आपका इंट्रोडक्शन भला मैं कैसे दे सकता हूं? मैं ये स्टेज आप पर छोड़ता हूं। जनार्दन कोहली ने मुस्कुराते हुए विराज की तरफ देखकर कहा। उनके मुंह से निकले शब्दों को सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो वो भी विराज से पहली बार ही मिल रहे हो। जनार्दन कोहली की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और तुरंत ही उसके कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। स्टेज पर पहुंचकर पीयूष चावला ने माइक विराज के हाथों में थमा दिया था और इसी के साथ विराज ने बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे गांव वालों, मेरा नाम विराज जिंदल है। मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं कोई आउटसाइडर सेकेंड जनरेशन अमीर नहीं हूं, बल्कि मैं भी साकीनाका टाउनशिप से ही जुड़ा हुआ हूं। मेरे गांव का नाम अलीबाग है। मेरा बचपन उसी गांव में निकला है और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ऑक्शन में अपने गांव की जमीन को जीता, जिससे मैं उस जमीन का सही इस्तेमाल कर सकूं और अपने गांव का विकास कर पाऊं। ये बोलते हुए विराज का ध्यान उस पीओएस मशीन पर गया और विराज ने फिर से बोलते हुए कहा, इस बार मैं साकीनाका टाउनशिप में पूरे 800 करोड़ लगाना चाहता हूं। 400 करोड़ रुपए की जमीन, 350 करोड़ रुपए उस जमीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट और बाकी के 50 करोड़ रुपए साउथ पोलो स्कूल को डोनेशन के तौर पर देना चाहता हूं। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर सभी के चेहरे चमक उठे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज का ये शो उन्हें क्या क्या कमाल दिखा रहा है। वाह विराज भाई वाह, आप तो काफी दरिया दिल हो। लोगों के मुंह से विराज के लिए वाहवाही निकलने लगी थी। जब बैंक्वेट हॉल में मौजूद लोगों ने विराज के मुंह से सुना कि वो 50 करोड़ रुपए साउथ पोलो स्कूल को डोनेशन में दे रहा है, तो पूरा बैंक्वेट हॉल तालियों की आवाज से गड़गड़ा उठा था। अपनी स्कूल की हाल देखकर विराज ने पहले ही तय कर लिया था कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पूरे स्कूल को अच्छे से देखने के बाद विराज ने एस्टिमेट बनाया कि स्कूल में क्या क्या बदलाव करने हैं। उन बदलाव को अपने मन में अच्छे से सोचते हुए विराज ने तय किया कि वो 50 करोड़ रुपए की मदद करेगा, क्योंकि वो सारे काम जो विराज उस स्कूल में करवाना चाहता था, उनका खर्चा 50 करोड़ रुपए से कम ही आ रहा था। और तो और अभी स्कूल में वेकेशंस भी चल रहे थे, तो अगर काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, जिससे वेकेशंस खत्म होने तक साउथ पोलो स्कूल का काया पलट हो सके, बच्चों को स्कूल एकदम नया मिल सके। अब जब विराज साउथ पोलो स्कूल पर 50 करोड़ रुपए लगा रहा था, तो इसमें कोई शक नहीं था कि साउथ पोलो स्कूल का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर साकीनाका के अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मुंबई नहीं भेजेंगे, और अगर साउथ पोलो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया तो हो सकता है कि शहर के बच्चे भी पढ़ने के लिए साकीनाका टाउन आए। और विराज यही तो करना चाहता था। विराज की तरफ से पी नटराजन सर को ये एक छोटा सा तोहफा था। ऐसा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देखकर पीयूष चावला के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो लंबे समय से नहीं देखी गई थी। इस बार
विराज ने पीयूष चावला की इज्जत को कहां से कहां पहुंचा दिया था, इसका अंदाजा खुद पीयूष को भी नहीं था। विराज जिंदल जैसे रिच और जेनरस सेकंड जनरेशन अमीर इंसान के साथ काम करके पीयूष चावला के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी एनहांस होने वाले थे। जब ये ख्याल पीयूष चावला के दिमाग में आया तो उनके चेहरे का निखार दमक उठा था। तुरंत ही पीयूष ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि हमारे साकिनाका टाउन को एक यंग और समझदार सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर मिला है। इस खुशी के मौके पर मैं लंच का ऐलान करता हूं। आप सभी लोग तुरंत ही वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़िए। जैसे ही पीयूष चावला ने ये ऐलान किया, वैसे ही पीयूष चावला सभी को लेकर वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन एक इंसान था जो अपनी जगह से हिला तक नहीं था, और वो थे हमारे साकिनाका टाउन के ठाकुर साहब, जो ऑक्शन शुरू होने के बहुत बाद में आए थे। लेकिन उस ऑक्शन का शो देखकर उन्हें विराज की असलियत समझ में आ गई थी। जब ठाकुर साहब की मुलाकात विराज से उस शैबी से होटल में हुई थी, तो ठाकुर साहब ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सामना सेकेंड जनरेशन अमीर से हुआ है, जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं। अब ठाकुर साहब को समझ में आ रहा था कि विराज उस समय इतना डोमिनेट क्यों कर रहा था। ठाकुर साहब को वो सारे सीन बहुत अच्छे से याद है। तो अभी अगर वो सभी के साथ वीआईपी लाउंज में लंच करने गए और वहां पर अगर विराज ने उन्हें देख लिया, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। ये सोचते हुए ठाकुर साहब ने तय किया कि वो लंच नहीं करेंगे। ठाकुर साहब ने सभी लोगों का बैंक्वेट हॉल से जाने का इंतजार किया। जब लगभग पूरा ही बैंक्वेट हॉल खाली हो गया, तब ठाकुर साहब अपनी कुर्सी से उठे और अपना मुंह बचाते हुए वहां से भागने लगे। हालांकि जैसे ही वो बैंक्वेट हॉल के एग्जिट पर पहुंचे, वैसे ही अचानक से एक इंसान उनके सामने आ गया और उसने उनका रास्ता रोक दिया था। उस इंसान को देखने के लिए जैसे ही ठाकुर साहब ने अपना सर ऊपर की ओर उठाया, उन्होंने देखा कि ये इंसान तो वही है जो शैबी होटल में विराज के साथ था। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जितिन ने मुस्कुराते हुए ठाकुर साहब को ग्रीट किया और साथ ही साथ एक सवाल भी पूछ डाला था। अरे यंग मैन, क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ हो? ठाकुर साहब ने एम्बैरेस होते हुए कहा। अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए जितिन ने वीआईपी लाउंज की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर विराज भाई यहाँ पर है तो ऑफ कोर्स मैं भी यहाँ पर ही होऊंगा ना। खैर, चूंकि अब आप भी यहाँ पर हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ लंच करें। आपका लंच के समय इस तरफ बाहर जाना कुछ समझ नहीं आया। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है? कैसे? ये कैसे हो सकता है? नहीं मिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके विराज भाई तो वाकई में कमाल के हैं। वो एक यंग जीनियस हैं। मैं भी उन्हें बहुत एडमायर करने लगा हूँ। ये बोलते हुए ठाकुर साहब ने थम्स अप किया। ऑफ कोर्स मास्टर बहुत ही पावरफुल हैं। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एक कड़क आवाज सुनाई दी, मास्टर। उसी समय जितिन के पीछे से एक और इंसान बाहर आया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वो चबी उर्वशी थी, जिसे विराज ने छम्मो और ठाकुर साहब के आतंक से छुड़ाया था। उस कड़क आवाज को सुनकर 1 मिनट के लिए ठाकुर साहब पूरी तरह से स्टन्ड रह गए थे। इसी के साथ उर्वशी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, विराज सर मेरे मास्टर हैं, मैं उनकी मेड हूँ। अगर तुमने फिर से बोलते हुए मुझे बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर देखना विराज सर तुमसे कैसे निपटते हैं। मेड, तुम्हें तो बहुत अच्छे से खेलना आता है। जितिन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर ठाकुर साहब एम्बैरेसमेंट के मारे हंस रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस ऑक्शन में विराज जिंदल छा गया था। पूरे साकिनाका की पब्लिक विराज के सपोर्ट में थी। ऐसे में अगर विराज ने ठाकुर साहब के बारे में पब्लिक को बता दिया तो ठाकुर साहब को अपनी बाकी की पूरी जिंदगी शर्मिंदगी के साथ गुजारनी होगी, और ठाकुर साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ठाकुर साहब चलो चलते हैं, क्या आपके दिमाग में और भी कोई सवाल है? जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही ठाकुर साहब ने अपने चेहरे पर अपॉलजीज का नमक डालते हुए कहा, यंग मैन, दरअसल मैं भी आप दोनों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले ही मुझे मेरी कंपनी से कॉल आया है। कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे वहां पर जाना ही होगा।
क्यों ना हम अगली बार अकेले डिनर पर चलें? मिस्टर विराज से कहिएगा कि वो जगह पसंद करें, कहीं पर भी, साकीनाका टाउन या फिर मुझे मुंबई भी चलेगा। बताइए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया। अब जब इन्वेस्टमेंट साकीनाका टाउन में हो रही है तो फिर मुंबई जाने की क्या जरूरत है? और अगर ठाकुर साहब की छाया विराज भाई पर बनी रही तो हमारा काम और भी आसानी से होगा। क्यों ठाकुर साहब? ठाकुर साहब को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें जितिन के मुंह से ये जवाब सुनने को मिलेगा। तुरंत ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरा सारा धंधा साकीनाका टाउन में ही है। ये मेरी टेरिटरी है। अगर फ्यूचर में कोई आप लोगों के लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश करता है तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपके लिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए आई एम रियली सॉरी। अगर विराज भाई के पास एक और दिन का समय नहीं है तो मैं निश्चिंत रूप से माफी मांगूंगा। ठीक है ठाकुर साहब, आप जा सकते हैं। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही ठाकुर साहब जल्दी से वहां से भाग लिए थे। क्योंकि वो इतना तेज भागे इसीलिए हॉल से बाहर आते हुए उनके पैर लड़खड़ाए और एक बार नहीं बल्कि 2 बार वो गिरते गिरते बचे। उनकी ही टेरिटरी में उनका ये हाल देखकर जितिन मन ही मन पागलों की तरह हंस रहा था। जितिन भाई, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? कंफ्यूज्ड होते हुए उर्वशी ने जितिन से पूछा। पिछली बार जब ठाकुर साहब ने उर्वशी को बुली किया था तब उर्वशी चाहती थी कि विराज उनसे उसका बदला ले, लेकिन यहाँ तो जितिन ने ठाकुर साहब को रवाना कर दिया था। ये देखकर उर्वशी कंफ्यूज हो गई थी। तुम जानती क्या हो? क्या तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? ये उनकी टेरिटरी है और उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी है। अगर तुम ऐसे इंसान को पुश करोगी तो वो एक दिन तुम्हें काट खाएगा। समझ में आया कुछ? जितिन के मुंह से निकले शब्द उर्वशी के एक कान से होते हुए दूसरे कान से बाहर निकल गए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसकी दुनिया में तो उसका मास्टर सबसे अमीर इंसान है और अगर उसका मास्टर इतना अमीर है तो फिर उसे किसी भी रास्कल से डरने की क्या जरूरत है? चलिए, अब लंच कितना अच्छा था उस बारे में बात नहीं करते हैं। आपको लेकर चलते हैं सीधा अलीबाग गांव, जहां पर सरपंच के घर पर शराब की पार्टी चल रही थी और खुद सरपंच गोपी शंकर चौधरी अपने छोटे भाई साकीनाका टाउन के रजिस्ट्रार डायरेक्टर कैलाश चौधरी के साथ शराब का आनंद ले रहे थे। दरअसल सही मायनों में देखा जाए तो वो दोनों ही शराब का आनंद नहीं ले रहे थे। वो तो बस शराब पीते हुए विराज को कोस रहे थे, वो भी सिर्फ गोपी शंकर चौधरी। कैलाश, उस लड़के का अब बहुत ज्यादा हो गया है। उसकी ये हिम्मत कि उसने तुझ पर अटैक किया। तू एक डिग्निफाइड डायरेक्टर है। इस मामले में अब तू क्या करने वाला है? क्या तू चाहता है कि मैं किसी को उसे ढूंढने भेजूं और उसे अपने गांव में लेकर आया जाए? सरपंच साहब ने सिगरेट का एक कश खींचते हुए गुस्से से कहा। अब मेन प्रॉब्लम वो नहीं है, तुम हो। उस लड़के ने पीयूष चावला सर से तुम्हारी शिकायत कर दी है। पीयूष चावला सर साकीनाका टाउनशिप के मेयर हैं और अब उन्हें तुमसे दिक्कत हो गई है। अगर तुमने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाया तो मुझे लगता है कि तुम ज्यादा समय तक इस गांव के मुखिया की कुर्सी पर नहीं बैठ पाओगे। सीरियस लुक के साथ कैलाश ने गोपी शंकर को सच्चाई बता दी थी। क्या होगा जब गोपी शंकर चौधरी को और कैलाश चौधरी को ये पता चलेगा कि अब अलीबाग गांव पूरी तरह से विराज के हाथ में आ गया है? उन दोनों की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? उन दोनों को छोड़ो, अब जब विराज ने पीयूष चावला को एक ही झटके में कहां से कहां पहुंचा दिया तो पीयूष चावला अब विराज के लिए क्या करने वाला था? क्या एक ही झटके में गोपी शंकर के सर से सब कुछ जाने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हाँ, ऐसे कैसे? ये कैसे हो सकता है? मेयर साहब उस गरीब विराज की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? जब गोपी शंकर ने कैलाश के मुंह से ये सुना कि मेयर साहब किसी भी समय उससे गांव के मुखिया की पोजीशन से बेदखल कर सकते हैं तो अचानक से गोपी शंकर को गुस्सा आ गया था। वो कुछ ज्यादा ही एंग्शियस हो गया था। अलीबाग गांव के सरपंच की कुर्सी पर बैठने के लिए गोपी शंकर ने बहुत पापड़ बेले थे। ना जाने उसने क्या क्या किया, कितने ही लोगों को ऑफेंड किया,
और फिर जाकर उसे ऐसा रिजल्ट मिला था। लेकिन अलीबाग गांव के सरपंच बनने के बाद भी उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं आया था। ऐसे में अगर उसके हाथ में सरपंच की पोजीशन चली जाती तो फिर तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। गोपी शंकर को एंग्शियस होता हुआ देखकर कैलाश ने उस पर एक नजर डालते हुए कहा, अब तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, इन दिनों में अपनी लो प्रोफाइल मेंटेन करो और ज्यादा घर मत बनाओ। खुदा के लिए रुक जाओ, बख्श दो मुझे भी और अपने आप को भी। ये कैसे हो सकता है? कल को अगर अगले महीने तुम्हारे बेटे की शादी होती तो क्या तुम घर बनाना रोक देते? जैसे ही कैलाश ने अपनी बात बोलकर खत्म किया, वैसे ही गोपी शंकर एक बार फिर से पैनिक मोड में चला गया था। वो घर गोपी शंकर के बेटे की शादी के लिए ही बन रहा था। अगर वो घर नहीं बना तो फिर वो लड़की गोपी शंकर के बेटे उमेश से शादी क्यों करेगी? इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि गोपी शंकर को शो ऑफ करने का बहुत शौक है। भले ही वो लड़की बिना घर के उसके बेटे से शादी कर भी लेगी, लेकिन उसके बाद भी गोपी शंकर से ही सवाल किए जाएंगे, तो उन्होंने इस शादी के लिए क्या किया? अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरा अलीबाग गांव उन पर नहीं हंसेगा? फिर गांव के मुखिया होने का फायदा ही क्या हुआ? क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम पूरे के पूरे बेवकूफ हो गए हो क्या? तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे की शादी ज्यादा जरूरी है या फिर ये सरपंच की कुर्सी? अगर तुम्हारी ये कुर्सी चली गई तो फिर कौन से परिवार की लड़की तुम्हारे बेवकूफ लड़के से शादी करेगी? कैलाश चौधरी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा। इतना ही नहीं, कैलाश चौधरी ने पोलाइटनेस की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। एक बार फिर से गोपी शंकर पर हमला करते हुए कहा, सुनने में आया है कि आज साकिनाका टाउनशिप में एक बहुत बड़ी जमीन को लेकर ऑक्शन हुआ है और जहां तक मुझे पता है वो जमीन अलीबाग गांव की जमीन है। जिसने भी वो जमीन खरीदी होगी वो क्या करेगा? क्या पता उस जमीन के अंदर से तेल निकले, पानी निकले, सोना निकले या फिर चांदी निकले। तुम उससे अच्छे रिश्ते बनाकर अच्छा खासा पैसा बना सकते हो या नहीं? क्या रखा है उस शैबी से घर को नया बनाने में? तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी ये कुर्सी रही तो तुम्हें उस जमीन से फायदा होगा या नहीं? आज पहली बार मैंने एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई को ज्ञान बांटते हुए देखा, क्योंकि बड़ा भाई वाकई में बेवकूफ था। तेल, पानी, सोना, चांदी, ओह माय गॉड, और भी कुछ निकल सकता है क्या? कैलाश की बात सुनकर गोपी शंकर पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। इसी के साथ गोपी शंकर को यह भी एहसास हुआ कि उसका विजन कैलाश के मुकाबले बहुत ही शैलो है। दूसरी तरफ कैलाश तो ये भी ऐड करना चाहता था कि एक बार तुम्हारा ये मैटर सुलझ जाए, उसके बाद में मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। खैर, वो अलग बात है कि कैलाश ने अंत में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया था। कुछ बातें मन में आती जरूर है, लेकिन समय पर वो मुंह से बाहर नहीं निकल पाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे कैलाश के साथ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उस घर की टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूंगा। ये बोलने के बाद गोपी शंकर ने थोड़ा सोचा और फिर अपना मुंह खोलते हुए कहा, कैलाश वो लड़का बहुत चालाक है। रास्कल, उस घर का मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो लड़का फिर से अपने गांव आ सकता है। अगर वो इस बार अपने गांव आया तो मैं उसे किसी भी तरह से कैसे भी करके कोई ना कोई मामले में फंसा ही दूंगा और उसे जेल भी भेज दूंगा। इस बारे में तुम क्या कहते हो? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, कैलाश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन एक बात थी जो कैलाश के मन में खटक रही थी। तुरंत ही कैलाश ने वो बात गोपी शंकर को बताई। तुम्हें अभी के अभी उस घर को बनाने से रोकना होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखें बहुत फड़क रही है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ होने वाला है। जैसे ही कैलाश के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर जोर जोर से हंसते हुए बोला, कैलाश, तुम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो और तुम डायरेक्टर हो और तुम्हारी आंखें फड़फड़ा रही है। तुम्हारे साथ में इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें अभी भी पुराने सिस्टम पर भरोसा है, ईमानदारी पर भरोसा है।
मुझे लगता है कि या तो तुमने ज्यादा पी ली है या फिर तुम थक गए हो। क्यों ना थोड़ी देर बिस्तर पर अच्छे से आराम करो। जब तुम ठीक से होश में आ जाओगे तब हम उस घर जाकर लेबर्स को काम करने से मना कर देंगे। ठीक है, और याद रखना कि उन्हें आगे भी उस घर पर अब काम नहीं करना है। उन्हें ये बात साफ साफ बोल देना। कैलाश चौधरी कुछ ज्यादा ही टेंशन में था और उसके मुंह से लगातार बस घर के काम को रोकने की बात निकल रही थी। अरे हाँ मेरे छोटे भाई, चल अब तू थोड़ा आराम कर। अगर तुझे गर्मी लगे तो एसी चला लेना। ये बोलते हुए गोपी शंकर उस कमरे से बाहर निकल आए थे। कमरे से बाहर आते ही गोपी शंकर के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए थे। मनी मन उन्होंने गहरी आवाज में कहा, वो साला कमीना, उसकी इतनी पहुंच कि वो सीधा मेयर तक चला गया। क्या उसे डर नहीं लगा कि मैं भी उसे फंसा सकता हूं? अगर उसकी वजह से ये घर नहीं बना तो क्या मेरे उमेश की शादी खतरे में पड़ जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे उस घर को सिर्फ बनाना ही नहीं है बल्कि जल्दी से जल्दी बनवाना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही पूरा काम हो जाए। एक बार मेरा घर बन गया तो फिर साला कोई भी आ जाए वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मनी मन ये सोचते हुए गोपी शंकर के कदम सीधा उस नए घर की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही गोपी शंकर अपने नए घर के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजन अपनी बाइक पर बैठकर फोन चला रहा था। अरे नहीं, वो तो हंस भी रहा था और कुछ बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। जब ये सीन गोपी शंकर ने देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया था कि लौंडियाबाजी में राजन का कोई जवाब नहीं है। तुरंत ही गोपी शंकर के कदम राजन की तरफ बढ़े और उन्होंने एकदम धीमी आवाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, बेटा राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। राजन, जो पूरी तरह से उस वीडियो कॉल में खोया हुआ था, जब अचानक से उसके कानों में वो आवाज गई तो वो एकाएक चौंक उठा। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसे गोपी शंकर का ग्लूमी चेहरा दिखाई दिया। एकाएक राजन अपनी बाइक से कूद पड़ा था। सरपंच साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये बोलते हुए राजन ने अपने आप को निर्दोष बताना चाहा। बास्टर्ड, अभी भी कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया? तुझे क्या लगता है कि मैं अंधा हूं? या फिर तेरा नाम राजन है तो तू अपने आप को बड़ा राजन और छोटा राजन समझने लगा है? गोपी शंकर ने राजन के फोन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, मैंने तुझे इस जगह का सुपरवाइजर इसलिए बनवाया है जिससे तू कोई भी परेशानी आए तो मुझे बता सके। लेकिन तुझे तो लौंडियाबाजी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तू क्या मुझे किसी मुसीबत से बचाएगा? देख राजन, तुझसे काम नहीं होता है तो मुझे बता दे, मैं किसी और को रख लूंगा। लेकिन तेरी ये लौंडियाबाजी वाली हरकतें मुझसे सहन नहीं होंगी। नहीं नहीं। जब राजन ने देखा कि गोपी शंकर चौधरी कुछ ज्यादा ही नाराज है तो तुरंत ही राजन के कदम उनकी तरफ बढ़े और उसने अपनी जेब से इंपोर्टेड विदेशी सिगरेट का एक डब्बा बाहर निकाला और एक सिगरेट को गोपी शंकर के मुंह में डालते हुए बोला, सरपंच साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पूरे घर का चक्कर मार कर आया हूँ। सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और कोई भी आलसी नहीं है। अगर आपको शक है तो आप खुद भी अंदर जाकर देख सकते हैं। ये बोलते हुए राजन ने कुछ लेबर्स की तरफ पॉइंट आउट किया जो पूरी मेहनत के साथ घर की छत पर काम कर रहे थे। राजन की बात सुनकर गोपी शंकर की नजर भी उन लेबर्स पर गई। तपती धूप में भी वो सब काम कर रहे थे। बारिश की तरह उनके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उनके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये नजारा देखकर गोपी शंकर की गर्दन भी टोक टोक की तरह हिलने लगी। लेकिन गोपी शंकर यहाँ किसी और मकसद से आए थे और तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस अभी भी बहुत स्लो है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि राजन इस प्रोग्रेस को इतना फास्ट कर सकता है कि मेरा घर 1 हफ्ते में बनकर खड़ा हो जाए। सुना ना, 1 हफ्ता। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा 1 दिन और लगा तो फिर ये सरपंच गोपी शंकर चौधरी तुझसे सवाल करेगा। 1 हफ्ता? गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर
राजन स्टन रह गया था। अभी उस घर के पूरे काम को होने में आधे महीने का समय था, यानी 15 दिन। अगर उस काम को एक हफ्ते में खत्म करना है तो पूरे दिन और पूरी रात काम करना होगा, तभी ये काम हो पाएगा। लेकिन क्या लेबर्स पूरे दिन और पूरी रात काम कैसे कर सकते हैं? क्या राजन और लेबर्स का इंतजाम करेगा? लेकिन क्या गोपी शंकर उसे इस काम का पैसा देगा? हर तरीके से राजन का दिमाग दौड़ रहा था और उसे जितना पता था, गोपी शंकर पैसा देने के मामले में बहुत टाइट था। इसीलिए ये बात राजन भी बहुत अच्छे से जानता था कि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। सरपंच साहब, ये कैसे पॉसिबल है? ये सही नहीं है। उमेश की शादी में तो अभी 1 महीने का समय बाकी है, तो फिर आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा मेरे लेबर्स 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी इतनी धूप में। कल को किसी को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? जैसे ही राजन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही गोपी शंकर ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, किसी को कुछ हो गया? क्या होगा इन्हें? ये लेबर लोग हैं, इनका शरीर काम करने के लिए ही बना है। पिछली बार जब उस नदी की खुदाई का काम शुरू हुआ था, तब लेबर 15-15 घंटे काम करते थे। ये लोग यहाँ पर पैसा कमाने ही तो आए हैं, कोई शहंशाह बनने तो आए नहीं है। इन लोगों के लिए मैंने एसी भी तो लगवाया है। अगर मैं इतना कर सकता हूं तो क्या ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? देख राजन, 1 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता। अगर कोई भी थका तो उसे बाहर निकाल, नया लेबर लेकर आ। मुझे नहीं पता, बस काम हो जाना चाहिए। गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों ने राजन को पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया था। दरअसल इस घर को बनाने के लिए ज्यादा लेबर नहीं थे, ऊपर से वर्कलोड बहुत ही ज्यादा था। अगर उनमें से भी 2 या 3 और चले गए, तब तो ये घर 15 दिन में भी पूरा नहीं होगा। जब राजन ने ये सोचा तो फाइनली उसने सरपंच के सामने अपना मुंह खोलते हुए कहा, सरपंच साहब, आप और लेबर्स क्यों नहीं रख लेते? जितना ज्यादा लेबर होंगे उतनी ही ज्यादा ताकत होगी और काम उतना ही फास्ट होगा, जैसा आपको। इससे पहले कि राजन अपनी पूरी बात रख पाता, गोपी शंकर ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बुलशिट। और इसी के साथ गोपी शंकर ने एक बार फिर से अपना गुस्सा बाहर निकाला। कमीने, तुझे लगता है कि कोई बिना पैसों के काम करेगा? मेरे पास अब देने के लिए और पैसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर तू है, तू जुगाड़ कर। और तुझसे कोई जुगाड़ नहीं होता है तो तू यहां खड़े खड़े क्या कर रहा है? लौंडियाबाजी बंद कर और जा थोड़े हाथ पैर चला। क्या तू उन बेचारों की थोड़ी मदद नहीं कर सकता? मैं? अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर उनकी मदद करता हूं। एक शर्मीली मुस्कान के साथ राजन ने कहा और तुरंत ही उसके कदम उस नए घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। तभी अचानक से पीछे से सरपंच साहब की आवाज आई, मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर समय समय पर आता रहूंगा। अगर मैंने देखा कि तू फिर से वही सारी हरकतें कर रहा है तो याद रख, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या होगा राजन का रिएक्शन? क्या राजन अपने लेबर्स को लेकर भाग जाएगा? आखिर गोपी शंकर के भेजे में कैलाश की बात फिट क्यों नहीं हो रही थी? क्या गोपी शंकर की वजह से कैलाश भी फंसने वाला था? आगे ऐसा क्या होगा जिससे गोपी शंकर की जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।